मनीष, यहाँ पे कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं इन द बैंकिंग स्पेस। और छोटे जो मंझोले बैंक है, एयू बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इनमें काफ़ी अच्छा एक रन मोमेंटम देखने को मिला है, चाहे वो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्यों ना हो। इन तीनों ही स्टॉक्स के चार्ट्स को देख के आपको क्या लगता है, मोमेंटम जारी रह सकता है या फिर अब बहुत चल चुके हैं, थोड़ा थम सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है यहाँ से मोमेंटम जारी रह सकता है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है और आने वाले दिनों में यहाँ से और 1000 से 1500 पॉइंट की रैली देखने मिल सकती है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है आने वाले दिनों में 60,000 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है टिल दिवाली। ओके। तो मुझे लगता है छोटे बैंक्स लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप कहाँ इंटरेस्टेड है? प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, स्मॉल स्मॉल बैंकिंग स्पेस, पीएसयू स्पेस, या फिर एनबीएफसीज? जी, अगर आप लास्ट पिछले 15-20 दिन का मूवमेंट देखें तो पीएसयू बैंक ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है प्राइवेट बैंक्स को, और पीएसयू बैंक में काफी स्ट्रांग मोमेंटम है। तो मेरा ध्यान हम्म। पीएसयू बैंक्स पे ज्यादा है। तो पीएसयू बैंक में आपकी टॉप पिक क्या होगी, मनीष? जी, बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, पीएनबी है, यूनियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो ऐसे स्टॉक्स हैं। हम्म, हम्म। विवेक, पावर स्पेस की बात करते हैं और रिन्यूएबल स्पेस की बात करते हैं। सूजलॉन में काफी अच्छा एक मोमेंटम हमको देखने को मिला, एनटीपीसी ग्रीन में भी अब हम मोमेंटम देख रहे हैं, बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई हैं, वहां पे एक अच्छा मोमेंटम है। आज सूजलॉन में ब्लॉक डील भी हुई थी, 0.7% इक्विटीज ने हाथ बदले थे, 2 ब्लॉक डील्स हुई थी, उसके बाद भी स्टॉक जो है वो एक अच्छे रुझान के साथ कामकाज करते हुए 6730 के आसपास का स्तर है। रिन्यूएबल एनर्जी एज ए स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है पहले से भी। अब आप इस स्पेस को कैसा देखते हैं, और इस स्पेस में आप निवेश की सलाह देंगे? अ, देखिए, ये स्पेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, पहली चीज। इनफैक्ट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है आज का रिपोर्ट है कल का रिपोर्ट है, मैंने पढ़ा था, जहाँ पे ईवी एज अ सेगमेंट हैज रियली हम्म। एमर्ज्ड वेरी गुड वे इन इंडिया। और हम्म। काफी जो नए व्हीकल्स बिक रहे हैं वो सारे हम्म। के सारे ईवी स्पेस से ऑलरेडी सेल्स हो रहा है। ये शायद आज का ही रिपोर्ट है, अब इतना पढ़ते हैं कब पढ़ा ये याद नहीं रहता, लेकिन हाँ ये रिपोर्ट है। तो ओके। तो बात ये है कि ये स्पेस आगे चल के, और देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल कैसे दूंगा। कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया या फिर यूएई में अबू धाबी है, ये लोग भी टूरिज्म के लिए एकदम फुल फ्लेज्ड ओपन है। मैं हम्म। तो ट्रैवल काफी करता हूँ, इसके लिए ध्यान है। सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो कॉलिंग कि आ जाओ भाई, आप लोग घूमने आओ सऊदी अरेबिया। और रूल्स में अल्कोहल के सिवा ज्यादातर रूल्स रिलैक्स भी हो गए वहां पे। तो ये हम्म। पूरे दुनिया को दिख रहा है कि जो अ, मतलब जो ऑयल सेगमेंट है वो आपका हम्म। कंजम्पशन वहां पे कम होने वाला है, जो ओके। कन्वेंशनल ऑयल इंजन्स है वगैरह। और आपको हम्म। ईवी ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इनका बिजनेस भी कम होने वाला है। तो इसके लिए हम्म। ये स्पेस इंडिया में बहुत आगे बढ़ेगा। लेकिन हाँ, हम्म। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन डेफिनेटली कंफर्टिंग रेंज में नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है हम्म। ये सबको मालूम है। लेकिन आप यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म बेट लगाते हो, मैं तो हम्म। ये एडवाइस करूंगा कि जो म्यूचुअल फंड्स है रिन्यूएबल स्पेस में, उन फंड्स पे आप बेट लगाओ, आपको पूरा का पूरा बुके मिल जाएगा। और अगले 10 साल में हो सकता है कि ये स्पेस आपको 10 टाइम्स भी हो जाए। 10 ईयर्स में 10 टाइम्स इज वेरी गुड रिटर्न्स ओवरऑल, आप अगर देखो तो। मनीष, आईटी स्पेस कैसा लगता है आपको? आज यहाँ पे भी मोमेंटम है, ओएफएसएस आज करीबन 4% ऊपर है, एम्फेसिस में 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है, परसिस्टेंट, टीसीएस, इन्फोसिस 1 से 2% के इजाफे के साथ कामकाज करते हुए। आपको लगता है द वर्स्ट इज बिहाइंड? जी, मुझे लगता है आईटी सेक्टर में अभी भी देखिए जो लीडर्स है वहां से कोई हमें परफॉर्मेंस देखने नहीं मिल रहा। टीसीएस अभी भी वीक है, टेकम अभी भी वीक है, इन्फोसिस अभी भी वीक है, एचसीएल टेक अभी भी वीक है। तो जब तक ये सेक्टर के लीडर स्टॉक नहीं चलेंगे, मुझे लगता है यहाँ से आईटी सेक्टर थोड़ा लेगाड़ ही रहेगा और अंडर परफॉर्म करता रहेगा। तो मुझे लगता है आईटी सेक्टर से एक बार के लिए थोड़े दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। विवेक, एफएमसीजी स्पेस, यहाँ पे हलचल तो होती है लेकिन फिजल आउट हो जाती है। लेकिन अब हम एफएमसीजी की बात इसलिए करते हैं क्योंकि मॉनसून काफ़ी अच्छे हैं। इनकम टैक्स की जो आपने बात की थी अपने शुरुआती कमेंट में, वो लागू हो चुका है 1 अप्रैल से। उसका एक कंजम्पशन बूस्ट हो सकता है, और जो ब्याज दरों में कटौती हुई है उसके बाद एक कंजम्पशन में बूस्ट आ सकता है। इन तीनों ही फैक्टर्स के बीच में कोई ऐसा
वर्टिकल इन द कंजम्पशन स्पेस जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखो, पहली चीज तो आप अगर एफएमसीजी अगर आपको बूस्ट देना है तो वो रूरल इकोनॉमी में बाउंस बैक आना। ओके, पहली चीज। हम्म, अब जी। रूरल इकोनॉमी में मुझे नहीं लगता है कि टैक्स फाइलर्स इतने हैं कि आईटी रिजीम का फर्क उधर पड़ता है, पहली चीज। हम्म, राइट, हम्म, तो जो इनकम थी उधर वो वैसे ही रहने वाली है, पहली चीज। और हम्म, आगे चल के एफएमसीजी जहां तक है, देखिए, हम्म, जो जो हाथ में पैसा बचेगा ना, हम्म, रोटी, कपड़ा, मकान, जो बेसिक नेसेसिटीज बोलते हैं, या फिर तेल साबुन है जो आपको घर में चाहिए, वो कंजम्पशन हम्म, जितना है उतना ही रहने वाला, वहां पे आपको बढ़त दिखने वाली नहीं है। ओके। तो मतलब ये नहीं है कि अभी मैं एक बार नहा रहा हूँ, अब पैसा ज्यादा आ गया करके मैं दो बार नहाऊं साबुन लगा के। राइट। तो मुझे ये लग रहा है कि अदर टाइप ऑफ कंजम्पशन, आप कंजम्पशन हम्म, थीम पे डेफिनेटली बेट करो, वो आपको हम्म, बढ़ते हुए देखेगा, मेनली फ्रॉम अर्बन साइड, जहाँ पे ओके। टैक्स पेयर्स ज्यादा है। तो हम्म, एफएमसीजी पे ठीक है, मैं न्यूट्रल हूँ, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई रन अवे रैली दिखाने वाला है, क्योंकि इसका हम्म, डायरेक्ट बेनिफिट एफएमसीजी को नहीं मिलने वाला है। हम्म। तो कौन सी वर्टिकल है जो आपको लगता है कि वो चलने वाले? ट्रैवल एंड देखिए, टूरिज्म? ट्रैवल एंड टूरिज्म है, आपके वाइट गुड्स है, राइट, गुड। हॉस्पिटैलिटी, उसको ऑफ कोर्स ट्रैवल एंड टूरिज्म में जोड़ दोगे आप, तो काफी हम्म, सेक्टर्स है जहाँ पे कंजम्पशन एज सच डेफिनेटली। क्यों, आप इनफैक्ट एक हद तक रियल एस्टेट भी ले सकते हो। अब रियल एस्टेट आप एक घर लेते हो तो अंदर क्या क्या लगाते हो, आप बैठ के सोचो, पूरी लिस्ट बन जाएगी आपके पास। हम्म, हम्म। ये सारे सेक्टर्स जो है वो इंटरेस्ट रेट में कटौती से काफ़ी इम्पैक्ट होते हैं, जैसे ऑटो, जैसे बैंकिंग, जैसे रियल एस्टेट। तो हम रियल एस्टेट की बात कर लेते हैं, जहां आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली तो देखने को मिल रही है, लेकिन मनीष, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो काफ़ी कंफर्टेबल लेवल्स पे कामकाज कर रहे हैं और ऊपर की दिशा उनके लिए साफ दिख रही है। सम ऑफ द मेजर्स, प्रेस्टीज एस्टेट, डीएलएफ, ओबरॉय रियलिटी, शोभा। कुछ पसंद है आपको इसमें से? जी डेफिनेटली, अगर आप देखिए पिछले एक महीने से यही स्टॉक रैली कर रहे थे और आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिला है। मुझे लगता है जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है और अप ट्रेंड आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। प्रेस्टीज, हम्म, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ, ओबेरॉय रियलिटी, ये कुछ स्टॉक्स है जो लीडर है और मुझे लगता है यहाँ से एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस हमें देखने मिल सकता है। और एक और सेक्टर में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, फर्टिलाइजर सेक्टर। फर्टिलाइजर हाँ, सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनमें भी काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें पिछले लास्ट वीक देखने मिला था। अब थोड़ा सा कंसोलिडेशन है। अगर बारिश अच्छी होती है तो डेफिनेटली फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है। यस, बिल्कुल। फर्टिलाइजर स्पेस जो है, पिछले हफ्ते काफ़ी अच्छा मूव हमने सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में देखा था। चंबल फर्टिलाइजर हो, चाहे फैक्ट हो, चाहे जीएसएफसी हो। आई मीन बहुत ही अच्छे मोमेंटम जो है इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिले थे। एक सेक्टर जो बिल्कुल अटका हुआ है, कंसोलिडेट कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि चाइना जो है उनको रेयर रेयर मिनरल्स दे, वो है ऑटो स्पेस। और ऑटो स्पेस में दिक्कत तो है। दिक्कत इसलिए है क्योंकि जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, उसको लेके अभी भी स्पष्टीकरण तो कहीं से नहीं आ रहा, पर खबरें तो ज़रूर आ रही है कि ऑटो स्पेस में जो है वो दिक्कत हो सकती है। सो विवेक, ऑटो स्पेस में इस समय क्या करना चाहिए? ऑटो स्पेस तो नहीं है, आप अगर ये मिनरल्स का इश्यू रहता है तो इंडियन कंपनीज कौन सी बेनिफिट करेगी, ये आपको देखना होगा। उदाहरण के लिए जैसे एनएमडीसी ऑफ द वर्ल्ड है, या फिर कोल इंडिया ऑफ द वर्ल्ड है, इनको हम्म, आपको क्लोजली देखना होगा। हाँ, हम्म, ये इश्यू है, और मुझे लगता नहीं है कि मतलब ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल इश्यू रहने वाला है। और ये आपको मतलब कुछ दिन और देखना पड़ेगा, हफ्ता दो हफ्ते और, हफ्ता और दो देखना पड़ेगा, उसके बाद हम्म, आइडिया लगेगा कि सही में ये बिगर इशू बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यस, हम्म, ऑटोमोबाइल के लिए इशू है, लेकिन अब मतलब ये उस एरिया में जहाँ पे कमेंट करना बहुत। हम्म। आपको कुछ आंकड़े बता देती हूँ, क्योंकि रेयर अर्थ मैग्नेट्स जो है वो चाइना जो है 50% ऑफ द वर्ल्ड रेयर अर्थ रिजर्व जो है वो उन्हीं के पास है। तो 50% रिजर्व्स उनके पास है। 70% ऑफ एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी उनके पास है, यानी कि उन्होंने माइंस जो है हर जगह खरीद ली है दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट हो, जहाँ पे भी रेयर अर्थ मैग्नेट की माइंस है वो उन्होंने 70% उनके पास है।
और 90% ऑफ द प्रोसेसिंग कैपेसिटी, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज वो चाइना के पास है, तो बाकी देश के पास है क्या? और अगर वो इसमें टाइटन कर रहे हैं और हाथ पकड़ रहे हैं, सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू फॉर ऑल, नॉट ओनली ऑटोमोबाइल कंपनीज बट जितनी भी कंपनीज है, बहुत जगह पे इसका इस्तेमाल होता है। सो इट इज़ रियल बिग इशू। अभी तक हम इस पे कुछ नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी होंगी ऑन द गवर्नमेंट लेवल, बट जिस हिसाब से चाइना ने इस पे ग्रिप बना रखी है और वो उसने बैन लगा रखा है, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू इफ इट इज़ नॉट एड्रेस्ड इन another 15 days or 1 month's time, क्योंकि 90% ऑफ द प्रोसेसिंग जहाँ पे वो माइंस खरीदते हैं, जिस देश में वो माइंस खरीदते हैं, उस देश में जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है चाइना ने उस देश के साथ, वो ये है कि आप माइनिंग कर सकते हो लेकिन आप उसको वहाँ प्रोसेस नहीं कर सकते। तो प्रोसेसिंग भी अलाउड नहीं है उन माइंस से, वहाँ पे उन देशों की माइंस उनकी है, पर प्रोसेसिंग जो है वो चाइना में ही होगी। सो लुक एट द डील्स चाइना ने जो अपने कॉन्टिनेंट के लिए की है। हम तो बहुत दूर है, बहुत समय लगेगा हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। मनीष, वेदांता, आपने कहा मेटल्स पे सबको अच्छे लगते हैं। वेदांता में हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड पे बैठक है जून 11 को, और ये स्टॉक दोनों ही काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए, चाहे वो वेदांता हो या हिंदुस्तान जिंक, दोनों में से अगर एक खरीदना हो तो क्या खरीदेंगे आप? हिंदुस्तान जिंक का चार्ट ज्यादा बेटर लग रहा है और उसमें एफ एंड सेगमेंट में काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप भी था कुछ दिनों पहले। तो मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक एक ज्यादा बेटर पिक रहेगा। ऑटो स्पेस में कुछ पसंद है आपको मनीष? जी, ऑटो सेक्टर में मुझे लग रहा है भारत फोर्ज करके एक स्टॉक है जो अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है, तो भारत फोर्ज पे ध्यान देना चाहिए। मदरसन सुमी और एमएनएम, ये 2-3 स्टॉक है जिनमें काफी अच्छा ब्रेकआउट है टेक्निकल चार्ट पे, आवरली चार्ट एंड डेली चार्ट। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म के लिए भारत फोर्ज, मदरसन सुमी, एमएनएम, ये स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। कोई और स्टॉक का जिस पे आपका ध्यान हो? यही स्टॉक है ऑटो सेक्टर में। ओके। विवेक, इटर्नल वर्सेस स्विगी, कुछ इंटरेस्ट जग रहा है आपका? आ, देखिए, जो कंपनी प्रॉफिट दिखा चुकी है वो तो इटरनल है, और जो प्रॉफिट दिखाना अभी बाकी है वो स्विगी है। और मैं तो कभी भी थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहूंगा और स्विगी टाइप पे बेट करूं, क्योंकि आप अगर हाई से देखो तो ये करीबन 40-50% अभी भी नीचे है। हाँ, इटरनल तो आपके शो पे भी बात हुआ था, करीबन 48 में लिया था, 300 के ऊपर बेच दिया था, तो वो तो जी। कमा चुका हूँ। बस स्विगी की बारी है, बिल्कुल। और विवेक, एनी वर्टिकल और एनी स्टॉक दैट यू वुड नॉट रिकमेंड बट सजेस्ट, जो आपको अच्छा लग रहा हो? देखिए एज सच मुझे लगता है कि आईटी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ओके। एक ऐसा इंडेक्स है जहाँ पे चाहे यूएस रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश भी करे, आपको इतना लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये तो पूरा क्या बोलते हैं सर्विसेज इंडस्ट्री है। तो आईटी अंडर परफॉर्मर है अभी, तो सेफ बेट अगर आप देखना चाहो तो आईटी पे डेफिनेटली आपको नजर रखनी चाहिए। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यू गाइस हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड अ ग्रेट वीक अहेड। चलिए, थैंक यू। प्रोग्राम को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन हलचल जो है बाजार में बिल्कुल बनी हुई है। इस समय निफ्टी जो है वो 113 अंक कामकाज करते हुए बहुत ही कंसोलिडेशन देखने में, बहुत ही नैरो बैंड बन चुका है, आपकी स्क्रीन पे भी है। जहाँ खुला था उससे थोड़ा नीचे आया और उसी लेवल के बीच में 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे इस समय कामकाज कर रहा है। वहीं सेंसेक्स में 350 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया, 57,000 का आंकड़ा पार किया, लेकिन वहां से हल्का हुआ, लेकिन उसी लेवल के आसपास कामकाज कर रहा है। इंडिया विक्स में थोड़ा सा उछाल है, पर 14.6 कंफर्टेबल, 13 के आसपास एक अच्छा माना जाता है इंडिया विक्स। और फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई अगेन, और 27,000 का आंकड़ा इसने आज क्रॉस किया। और मिड कैप निफ्टी में भी आप 1% का उछाल देखने को मिला है। और आज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस, जिसमें एनबीएफसीज है, जिसमें एएमसीज है, जिसमें बैंक्स चाहे वो प्राइवेट हो या पीएसयू हो वो शामिल है, वहाँ पे काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1 बजे आपसे फिर मुलाकात करूंगी मैं, जहाँ आपके सवालों के जवाब लेके हाजिर होंगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को पोस्ट करिएगा। आपकी स्क्रीन पे QR कोड, जिसे स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। सो प्लीज़
scan it and be our guest at on our WhatsApp channel, and you can have access to all kind of information. जितने भी information है stock market में, जितने भी articles है जो आपको दिन में पढ़ने चाहिए as far as the finance and the stock market is concerned, वो आपको वहाँ ज़रूर मिलेंगे. So do keep watching us. I'll meet you again at 1 p.m.